Hello, good morning, students. Myself Indrajit Kumar. I am doing my post graduation from IIT Bombay. Today I am going to teach you ionic equilibrium. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए स्टार्ट करते हैं हम आज आयनिक इक्विलिब्रियम. इस टॉपिक में सबसे पहले हम जानेंगे कि आयनिक इक्विलिब्रियम दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है. एक आपको देखने में लग रहा होगा क्या, एक वर्ड आयनिक है और दूसरा कौन सा वर्ड है, इक्विलिब्रियम. ठीक है, आपको कुछ ऐसा तो लग रहा है मतलब जैसे कटायंस से मिलकर कौन सा वर्ड बनता है, कटायनिक. सेम ये वर्ड किससे मिलकर बना हुआ, आयंस. और इक्विलिब्रियम के बारे में अब सबसे पहले यहाँ इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करेंगे. एक्चुअली इक्विलिब्रियम होता क्या. यहाँ इक्विलिब्रियम को हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं. ठीक है, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा डायनेमिक इक्विलिब्रियम. ठीक है, देखिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम उसे कहते हैं जिसे समेशन ऑफ एफ नेट इक्वल टू 0. इसको चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं. एक्चुअली स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है. सपोज डैट कोई टेबल पर एक बॉल रखे हैं. ठीक है, तो क्या होगा, ये जो टेबल है जो जिस सरफेस से कांटेक्ट है, यहाँ से क्या लगेगा, एक कांटेक्ट फोर्स लगेगा. ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में. और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, और फ्रॉम दिस साइड्स और फ्रॉम दिस साइड्स, लेफ्ट साइड से ऐसे फोर्स लगेगा और राइट साइड से कोई ऐसे फोर्स लगेगा. तो क्या होगा, यहाँ हम देख रहे हैं एक्चुअली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके द्वारा बैलेंस्ड हो जा रही है, कॉन्टैक्ट फोर्स के द्वारा. और लेफ्ट साइड और राइट साइड फोर्स आपस में कैंसिल हो जा रही है. तो ओवरऑल यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो भी समेशन ऑफ एफ नेट इक्वल टू 0. तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, यहाँ सफेद से लिखा जा सही, सफेद से उससे मतलब बढ़िया नहीं है. ठीक है, समेशन एफ नेट इक्वल टू क्या होगा, 0. तो ये दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम. लेकिन एक्चुअली नाउ वी गोइंग टू discuss about dynamic equilibrium. देखिए ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये जो डायनेमिक वर्ड है कुछ आपको ऐसे लग रहा होगा कि क्या है, ये इक्विलिब्रियम है, बट डायनेमिक इन नेचर. डायनेमिक इन नेचर, डायनेमिक इन नेचर. ठीक है, तब यहाँ मेन फोकस हमें क्या है, ये डायनेमिक वर्ड पर है. एक्चुअली डायनेमिक के अर्थ क्या होता है, डायनेमिक का अर्थ होता है मोशन. क्या होता है, मोशन. ठीक है, तो यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम एक्चुअली एग्जिस्ट कैसे करता है. हाउ डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट. सबसे पहले हम इसमें एक एग्जांपल लेंगे. ठीक है, और ये एग्जांपल ले सकते हैं, बोर्न हेबर प्रोसेस का नाम सुने होंगे आप लोग, अमोनिया सिंथेसिस. ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं N2 प्लस
क्या फॉर्मेशन होता है, अमोनिया गैस, ठीक है। ये जो सिंबल है रिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल है। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली क्या हो रहा होगा कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता क्या है। इन स्टार्टिंग अगर हम T इक्वल टू 0 टाइम पर अगर नाइट्रोजन गैस का हम ए मोल लेते हैं, ठीक है, और इसे हम बी मोल ले रहे हैं, तो T इक्वल टू 0 पे क्या होगा, अमोनिया का फॉर्मेशन 0 मोल होगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगी, सपोज T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम होगा, तो क्या होगा, अगर हम एक एक्स मोल डिसोसिएट हो रहा, देखिए यहाँ एक मोल से रिएक्शन, एक मोल के लिए कितना रिक्वायरमेंट होना चाहिए, 3 मोल हाइड्रोजन गैस का रिक्वायरमेंट होना चाहिए, और फॉर्मेशन कितना हो रहा, 2 मोल अमोनिया फॉर्मेशन हो रहा होता है। अगर एक मोल डिसोसिएट हो रहा तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ आपको बता सकते हैं, अगर एक के लिए 3 मोल डिसोसिएट हो रहा, एक्स के लिए कितना हो सकता है, 3x, बस बेसिक सी मैथ है। तो क्या लिख सकते हैं, b माइनस 3x, और फॉर्मेशन क्या होगा, 2x। सपोज एक एग्जाम्पल लेते हो, सब ये अगर ए की जगह कोई हम अगर 10 मोल ले लीजिए, ठीक है, और इसे अगर हम 20 मोल कर दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, अगर इक्विलिब्रियम पर अगर 2 मोल से यहाँ डिसोसिएट हो रहा तो क्या होगा इसका, 20 माइनस एक्स की जगह क्या है यहाँ पर 2 है, तो 3 इंटू 2, फॉर्मेशन कितना हो रहा है, एक्स की जगह 2 है, क्या हो रहा है 4 मोल। ओवरऑल रिमेनिंग कितना हुआ यहाँ पर, 20 माइनस 6 होगा 40 मोल, और यहाँ क्या हुआ 8 मोल। तो ये जो भी कंसंट्रेशन है, अगर कंसंट्रेशन कहने का तो एक फिक्स्ड वेसल में कोई रिएक्शन हो रहा तो ये 20 से डिवाइड कर लेंगे तो ये कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ये जो भी है कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ इक्विलिब्रियम पे हो रहा है कि अगर हम यहाँ से हम के इक्विलिब्रियम लिखते हैं, के इक्विलिब्रियम क्या होगा, अमोनिया का कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। ये क्या, इस टाइम ये होगा कि जितना मोल डायनेमिक इक्विलिब्रियम का अर्थ क्या हो रहा है कि एक्चुअली इक्विलिब्रियम टाइम पर ये क्या है 4 मोल। सपोज डेट इक्विलिब्रियम टाइम पे क्या हुआ, आपको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या, हाँ समझने की कोशिश कर दे, 8 मोल है, और ये क्या है 40 मोल है, और ये क्या है 4 है। तो इक्विलिब्रियम टाइम पे ऐसा होगा कि अगर वाई मोल यहाँ से डिसोसिएट हो रहा है तो फॉर्मेशन कितना हो रहा है इसका, 14 प्लस वाई और 8 प्लस वाई, 14 प्लस 3y, यहाँ पर 8 प्लस 2y, 8 प्लस सॉरी यहाँ 8 प्लस क्या होगा y। तो एक्चुअली ये हो रहा है जितना यहाँ डिसोसिएशन हो रहा है अमोनिया का, सेम उसी रेट से ये फॉर्मेशन होगा। तो क्या होगा इक्विलिब्रियम पर, ये उसी इंस्टेंट वो टूटेगा, 8 माइनस 2y और 14 माइनस 30y, और इसका फॉर्मेशन क्या होगा प्लस 3y प्लस है आपके मतलब ऑलरेडी आपके पास, और 4 माइनस वाई, और फॉर्मेशन कितना हो रहा है y, यानी ओवरऑल कंसंट्रेशन क्या होगा 8 मोल ही इसका रहा, 8 मोल बाई वी, 40 मोल बाई वी, और इसका 4 बाई वी। यानी यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, ये एट इक्विलिब्रियम टाइम जो भी आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम है, आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है, इज नॉट ए स्टैटिक इक्विलिब्रियम,
क्या है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं है, इट इज कंसिडर अंडर डायनेमिक इक्विलिब्रियम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको हम ये जानेंगे कि ये चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम, ऑलरेडी इस चैप्टर को केमिकल एनसीईआरटी बुक में केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ाया गया। तो हम ये जानना चाहेंगे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन केमिकल इक्विलिब्रियम एंड एन इक्विलिब्रियम। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फर्स्ट तो हम जानना चाहते हैं कि एक्चुअली आयनिक इक्विलिब्रियम इसका नाम क्यों पड़ा आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो एक्चुअली ये आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये दो टर्म्स मिलकर बना हुआ, एक आयनिक और दूसरा टर्म्स क्या है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये तो पहले ही आपको बता चुके हैं कि ये टर्म्स किससे लिया गया, आयंस। और यहाँ जो इक्विलिब्रियम है कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टैटिक या डायनेमिक। ठीक है, कौन सा, स्टैटिक तो नहीं होगा, कौन सा इक्विलिब्रियम है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यहाँ से हम क्या इसका डिफिनीशन दे सकते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम का, क्या कह सकते हैं, द स्टेट at which rate of ionization of weak electrolyte, the state at which rate of ionization of weak electrolyte is equal to rate of combination of ionized form into unionized form। देखिए डिफिनीशन क्या कह रहा कि एक ऐसा सिचुएशन होगा, जो भी यहाँ हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, यहाँ सभी चीज़ें हैं, यहाँ मेन फोकस है इस डिफिनीशन का इलेक्ट्रोलाइट, जो सब इस टॉपिक का कहा जाता है बैकबोन है। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट को समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है, विच इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, विच इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, विच इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो ऐसे ही आपको आयनिक इक्विलिब्रियम का अप्रॉक्स 30% कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। कि बहुत सारा स्टूडेंट का यही डाउट होता है कि इलेक्ट्रोलाइट नहीं पकड़ पाते हैं। अगर इलेक्ट्रोलाइट नहीं अगर आप पकड़ पा रहे हैं तो वहाँ आगे हम पढ़ेंगे साल्ट हाइड्रोलाइसिस, बफर सोल्यूशन, बाकी सारे काफ़ी केस है जो अगर आप वहाँ से आप जज नहीं कर पा रहे कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है तो आपको काफ़ी मुश्किल होगा इस चैप्टर में। तो हम इस टॉपिक को, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हाउ इलेक्ट्रोलाइट वर्क्स, तो हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के, जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो। लेकिन यहाँ जो डिफिनीशन है आयनिक इक्विलिब्रियम के, एक्चुअली कहना यह चाह रहा है कि जिस आयनिक इक्विलिब्रियम जो क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम है जो एग्जिस्ट कर रहा, जो भी मतलब डिसोशिएट हो रहा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ से हम बेस्ट समझ सकते हैं क्या हो रहा। जैसे हम सबसे बेस्ट आप एसिटिक एसिड का नाम सुने होंगे, क्या हो रहा, एसिटिक एसिड होगा, ये क्या टूटेगा, ये टूटेगा CH3 आयोनाइज होगा, CH3 COO- प्लस H+। कहना यह चाह रहा है कि एक समय ऐसा आएगा कि जो जिस मान के चलिए, वो पहले आपको पढ़ा चुके हैं कि आयनिक इक्विलिब्रियम पर एक मोल डिसोशिएट हो रहा होगा, एक मोल बनेगा, एक मोल ये बनेगा, तो क्या होगा, सपोज डेट x माइनस वाई अगर वो टूट रहा है इक्विलिब्रियम के समय में, और ये भी y टूटे x माइनस वाई, तो क्या बन रहा है a माइनस एक्स प्लस वाई, और सेम एट t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, उसी टाइम ये क्या होगा आपका, इसका भी y डिसोशिएट होगा और इसका फॉर्मेशन क्या होगा y, और इसका फॉर्मेशन क्या होगा y। ओवरऑल क्या होगा आपका, y से y कैंसिल, ओवरऑल क्या होगा
कंसंट्रेशन आपका A-X/V, भी क्या अगर वॉल्यूम ऑफ, हम जो भी जिस वेसल में रिएक्शन करा रहे हैं उसका वॉल्यूम टेकन कर रहा है, ठीक है, X/V और X/V। तो ओवरऑल क्या हुआ, कंसंट्रेशन पर नो चेंज हुआ। और इक्विलिब्रियम कैसे कहाँ एग्जिस्ट कर रहा, ये इक्विलिब्रियम यहाँ क्या है, क्या आपको एनायंस है, ये क्या है एनायंस और ये कटायंस। तो क्या हुआ, दोनों को कंबाइंड फॉर्म में क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। तो एक्चुअली ये हो रहा है कि आपको एसिटिक एसिड है जो ब्रेक डाउन कर रहा है, तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है आयंस और अनआयोनाइज्ड फॉर्म, मतलब जो एसिटिक एसिड है उसके बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ इस कारण ही इस चैप्टर को आयनिक इक्विलिब्रियम नाम दिया गया। इसमें जो भी इक्विलिब्रियम होता है यहाँ हम लिख सकते हैं, यू कैन राइट हेयर equilibrium exists between ions, so we called this topic is ionic equilibrium। समझे? तो यहाँ आपको समझ आया, कोई दिक्कत नहीं हुआ? चलिए एक बार हम समराइज कर दे रहे हैं एक्चुअली क्या हुआ, क्या क्या पढ़े हम। देखिए इस टॉपिक को क्यों पढ़ते हैं, और इस टॉपिक को लिया गया है दो टर्म से, आयनिक जहाँ आयन से लिया गया, और इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम यहाँ दो टाइप से डिफाइन किए गए, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम उसे कहते हैं जहाँ समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू 0, और डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक्चुअली इक्विलिब्रियम तो एग्जिस्ट करती है लेकिन ओवरऑल क्या होता है, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने मोशन में होती है चीज़ें। ओवरऑल आपको कंसंट्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो भी रिएक्शन हो रही है वो मोशन में होगा, डायनेमिक नेचर का होगा। तो यहाँ से डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो गया। और इस टॉपिक को आयनिक इक्विलिब्रियम क्यों कहते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम इसलिए कहते हैं कि जो भी इक्विलिब्रियम यहाँ एग्जिस्ट हो रहा है तो आयंस के बीच इक्विलिब्रियम हो रहा है। तो वहाँ से हम हो गया कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आयनिक इक्विलिब्रियम टाइप ऑफ स्टैटिक और डायनेमिक, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम और बाकी चीज़ें हो गया। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो हम आपको इतनी ही चीज़ें पढ़ाएं, हम आगे बढ़ते हैं क्या है। तो हम इसे यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। देखिए एक्चुअली एनसीईआरटी बुक के अंदर क्या हुआ है कि आपको केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर ही आयनिक इक्विलिब्रियम को पढ़ाया गया। तो हमको केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ने के बाद इसको आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ा, हम थोड़ा सा बेसिक कैरेक्टराइजेशन करेंगे दोनों के क्या क्या डिफरेंसेस है, तो वहाँ से हम पता कर सकते हैं इसे क्यों हमको अलग पढ़ने की जरूरत पड़ा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि क्या भी केमिकल इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम के बीच बेसिक डिफरेंसेस क्या है, सिमिलरिटीज़ क्या है, तो स्टार्ट करते हैं हम। क्या होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, दिस इक्विलिब्रियम exist between न्यूट्रल मोलिक्यूल्स। ठीक है, तो हम यहाँ दूसरा यहाँ क्या लिख सकते हैं, पहला पॉइंट्स अगर हम ये इस पॉइंट्स को दें, यहाँ क्या है दूसरा पॉइंट्स मेरा आयनिक इक्विलिब्रियम। क्या है आयनिक इक्विलिब्रियम का, इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, दिस इक्विलिब्रियम exist between आयंस। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं एक्चुअली क्या हो रहा है। यहाँ एग्जांपल हम लेंगे तो क्या होगा, आपको PCl5 है ये डिसोसिएट होगा, यहाँ क्या फॉर्मेशन हो रहा है PCl3 प्लस Cl2,
तो यहाँ क्या आप देख रहे हैं कि ये PCl5 से क्या है, न्यूट्रल्स मोलिक्यूल है, न्यूट्रल मोलिक्यूल्स। और यहाँ क्या देख रहे हैं, PCl3, ये भी एक न्यूट्रल मोलिक्यूल है, ये न्यूट्रल है। लेकिन यहाँ पर इसका एग्जांपल क्या होगा, यहाँ जो भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है वो क्या आयंस के बीच एग्जिस्ट करता है। जैसे आपको पहले एग्जांपल दे चुके हैं, CH3 COOH क्या है, एसिटिक एसिड है, इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट है। आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है, क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इसका इक्विलिब्रियम जो एग्जिस्ट करता है CH3 COO माइनस प्लस H प्लस। तो यहाँ जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है क्या, आयंस है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम के बीच बेसिक डिफरेंस क्या है। यहाँ जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है आपको न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा, और यहाँ जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा वो आयंस के बीच इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा। और सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इसका फॉर्मिक एसिड हो गया HCOOH, क्या हुआ यहाँ से HCOO को माइनस प्लस H प्लस। और सब एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एक बेस ले लिए, क्या ले सकते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4 प्लस OH माइनस। यहाँ से भी एग्जांपल सेम होगा। और बहुत सारे एग्जांपल हैं जो आगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, यहाँ एग्जांपल क्या ले सकते हैं, यहाँ आपका हुआ N2 प्लस 2H2 3H2 बैलेंस कर रहा है रिएक्शन को 2NH3। ऐसा काफ़ी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इन एनी फेज। कहने का अर्थ हुआ कि ये इक्विलिब्रियम किसी फेज में एग्जिस्ट कर सकता है। ये सॉलिड फेज भी हो सकता है, लिक्विड फेज भी हो सकता है, और गैसियस फेज भी हो सकता है। लेकिन बट आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है, आयनिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इन ओनली सॉल्यूशन फेज। सॉल्यूशन फेज कहने का अर्थ हुआ ये सॉल्वेंट या सॉल्वेंट फेज, यानी ये ओनली सॉल्वेंट फेज में ही, लिक्विड फेज में भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। तो इसका अगर सॉल्वेंट, इफ मोस्टली सॉल्वेंट एक्वस ही लिया जाता है। अगर इफ सॉल्वेंट इज टेकन इज वाटर, then phase is considered is then it is called aqueous phase। तो हम क्या कहते हैं, इसे aqueous phase कहते हैं। यहाँ से आपका बेसिक डिफरेंस समझ आया होगा कि क्या होता है, आयनिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, आयंस के बीच इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। और लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बीच में। और सेकंड डिफरेंस क्या हुआ कि यहाँ से आप सेकंड डिफरेंस ये कर सकते हैं कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम है किसी फेज में एग्जिस्ट कर सकता है, और सॉलिड फेज भी हो सकता है, लिक्विड फेज भी हो सकता है, और गैसियस फेज भी हो सकता है। लेकिन आयनिक इक्विलिब्रियम के बीच में क्या होता है कि आयनिक इक्विलिब्रियम एक्चुअली सॉल्वेंट फेज में एग्जिस्ट करता है। सॉल्वेंट फेज यहाँ बहुत सारा चीज़ हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, अलग अलग सॉल्वेंट हो सकता है जो सॉल्वेंट लेंगे। लेकिन यहाँ मोस्टली जो सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है वो वाटर एज सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या जाने कि अगर वाटर को हम अगर वाटर को अगर सॉल्वेंट हम ले रहे हैं तो उसको हम एक्वस फेज करते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कुछ डिफरेंसेस हैं, आगे ये कह सकते हैं, अगर यहाँ जो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन यूज होता, अगर सपोज क्या है, आप यहाँ एग्जांपल लिए थे, आप सबसे बेस्ट एग्जांपल अमोनिया गैस का फॉर्मेशन N2 प्लस 3H2 क्या है,
फॉर्मेशन क्या हुआ 2NH3। जो यहाँ के होगा, तो यहाँ के को डिफाइन करते हैं, के इज डिफाइंड एज या तो केपी हो सकता है, केसी हो सकता है, जो आप ऑलरेडी केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाया गया होगा, ठीक है, और केएन हो गया, केएक्स हो गया, ये सब चीज़ें यूज किया जाता है, यहाँ इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन होता है। लेकिन इस फेज में क्या करते हैं हम, यहाँ जो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन यूज होता है, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन यहाँ जो यूज हो रहा है हमें, यहाँ जो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन यूज हो रहा वो क्या होता एक्चुअली, अगर यहाँ हम ले रहे हैं, ठीक है, वही एग्जांपल लेते हैं जो आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं करे, CH3COOH माइनस प्लस H प्लस, यहाँ दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं AgCl, Ag प्लस Cl माइनस में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ जो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन यूज होता है, यहाँ Ka होता, Kw, Kb, Ksp, ये सब चीज़ें का यूज होता है, जो हम आगे ईच एंड एवरी टॉपिक को अच्छे से स्टडी करेंगे। व्हाट इज Ka, व्हाट इज Kw, व्हाट इज Kb, व्हाट इज Ksp। तो यहाँ ये सभी टॉपिक आप मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़े होंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kp, Kc, Kn और Kx यूज होता है। लेकिन यहाँ उससे अलग हट के यूज करते हैं। वो टर्म क्या है, K जिसे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड कर सकते हैं, Kw आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और Kb डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, Ksp स्पेनली सोलबिलिटी। आगे हम पढ़ेंगे क्या क्या। ये तो बेसिक डिफरेंसेस था, और थोड़ा और आगे बढ़ सकते हैं क्या एक्चुअली है, कुछ और बेसिक डिफरेंसेस मुझे मेमोराइज हो रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। डी ठीक है, अब तो ठीक है, जो था वो बेसिक डिफरेंस हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर हम लोग पढ़े थे क्या, एक टॉपिक आया था जो हम आपको इलेक्ट्रोलाइट बोले थे। क्या बोले थे? इलेक्ट्रोलाइट। देखिए, कहा जाता है ना, कोई अगर इमारत बना रहे हैं तो सबसे पहले क्या होता है, इमारत बनाने से पहले उसका नींव जो बेस होता है उसको अच्छा से मजबूत किया जाता है। तो ये समझ सकते हैं कि ये आयनिक इक्विलिब्रियम का क्या एक बैकबोन है। क्या कर सकते हैं? बैकबोन है। या शरीर को, मसल्स जैसे शरीर, हम लोग खड़े हैं तो हम लोग खड़े होने के लिए सबसे मेन रोल किसका होता है? हमारी बोन की होती है, या सब उसमें, और बोन में भी सबसे मेन रोल क्या होता है? बैकबोन की होती है। तो इस टॉपिक का समझिए, इलेक्ट्रोलाइट क्या है? एक बैकबोन है। अगर इस टॉपिक इलेक्ट्रोलाइट को अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो मोस्टली हमें 30 से 35% जो भी है कंसेप्चुअल चीज़ें हमको समझ आ जाएगा। आगे हमें इस टॉपिक के अंदर हमको बहुत सारा टॉपिक पढ़ना है। जैसे हम बफर पढ़ेंगे, बफर सोल्यूशन क्या होता है, साल्ट हाइड्रोलाइसिस हुआ, ये सभी चीज़ों को आप एक मतलब इलेक्ट्रोलाइट अगर बेसिक समझिए, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं इससे अलग नहीं होगा, जो भी होगा सभी इसमें ही कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ मेन चीज़ें होता है। बफर सोल्यूशन के अंदर होता है एसिडिक बफर हुआ, बेसिक बफर हुआ, ये सब आगे हम पढ़ेंगे। और साल्ट हाइड्रोलाइसिस, साल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, साल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसे चीज़ें केस बनेंगी। वहाँ से हम पता कर सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रोलाइट के बेसिक नॉलेज नहीं होंगे तो आपको एक टॉपिक आगे जो भी मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो काफ़ी डिफिकल्टीज आपके अंदर आते चली जाएगी। तो जो भी है इस टॉपिक को हम अच्छे से समझ लेंगे, क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट क्या है, और इसका एप्लीकेशन ही पढ़ेंगे कि दैनिक व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन डेली लाइफ, हमारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में क्या है, इंडस्ट्रियल में क्या है, और बैटरी जो में कुछ मतलब बेसिक क्लियर करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट को हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसके अलावा भी मतलब मेरे लाइफ में क्या है, और जो इंडस्ट्रियल प्रोस्पेक्टिव में क्या हो रहा है इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आगे, क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट इज ए substance
देखिए क्या है, यहाँ हम ये डिफिनेशन लिखे हैं, डिफिनेशन तो आसान है। क्या है, इलेक्ट्रोलाइट कोई सब्सटेंस है जो आयनाइज का अर्थ क्या हुआ, डिकम्पोज या आयनाइज जो टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। क्या वो पार्शियली ब्रेक डाउन भी हो सकता है और कम्प्लीटली ब्रेक डाउन भी हो सकता है। क्या किस फेज में हो सकता है, सोल्यूशन फेज में। क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट क्या ऐसे कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट एक कोई भी सब्सटेंस है जो जब एक को सोल्यूशन में डालते हैं तो पार्शियली या कम्प्लीटली डिसोसिएट हो सकता है। और ये क्या किस पर डिपेंड करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो पार्शियली डिसोसिएट हो जाएगा। और इलेक्ट्रोलाइट हुआ ही नहीं उसे क्या कहेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट करेंगे, जो मतलब जैसे अगर हम उसको एक सोल्यूशन में डालें तो ऐसे ही फेज में रहेगा वो। अगर एक मोल से डालते डिसोसिएशन, आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है एक्चुअली डिसोसिएशन क्या होता है, और एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। डिसोसिएशन हो रहा है तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, तो वहाँ से हम डिसोसिएट पढ़ सकते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। आप इलेक्ट्रोलाइट की डिफिनेशन समझ चुके हैं, तो हम जानेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट के कैसे इलेक्ट्रोलाइट इज कैटेगराइज्ड on the basis of nature of substance। देखिए जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइट का नेचर होता है उसके बेसिस हम कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। पहला इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्या लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा एग्जांपल क्या ले सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तीसरा एग्जांपल क्या ले सकते हैं, जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम पहला टॉपिक को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता क्या, यहाँ से क्या कह सकते हैं, द इलेक्ट्रोलाइट which is completely dissociated या ionized into ions is known as strong electrolyte। देखिए कहने का अर्थ यह हुआ कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट अगर कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जा रहा है, अगर एक्वस क्या है इनटू आयंस, इन यहाँ डालेंगे इन एक्वस मीडियम। ठीक है, अगर एक्वस मीडियम में उसको डालने पर अगर वो 100% डिसोसिएट हो जा रहा तो उसे हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड इज एक्ट एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हुआ, HCl, HBr, HI, और ले सकते हैं HNO3, H2SO4, और क्या ले सकते हैं HClO4। ये सभी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहने का अर्थ ये हुआ, अगर हम HCl को अगर एक्वस से एक क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे तो यह क्या होगा, H प्लस Cl माइनस। अब यहाँ आपको कन्फ्यूजन आ रहा होगा, कभी हम ऐसे सिंबल यूज कर रहे हैं यूनिडायरेक्शनल, कभी बाई डायरेक्शनल यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम ये समझेंगे कि ये यूनिडायरेक्शनल सिंबल का अर्थ देता है कि जो भी अगर हम ले रहे हैं वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जा रहा है। तो हम आगे इसको हम एक्सप्लेन करते हैं क्या है। देखिए बहुत आपको एक्चुअली सभी चीज़ें क्या है, एक्वस है। तो H प्लस कभी आपको वाटर में H प्लस के फॉर्म में नहीं होता,
ये क्या होता, अगर जैसे ही H प्लस वाटर में होगा तो H प्लस प्लस H2O मिलकर क्या बना लेता, हाइड्रोनियम आयन H3। तो कभी आपको बहुत सारे बुक्स में H प्लस डायरेक्ट रूप में नहीं लिखा मिलता, तो वहाँ क्या लिखा होता, हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। तो ये क्या बनेगा, H3O प्लस प्लस Cl माइनस, यहाँ से ऐसे लिखते हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता, तो इसको हम कह सकते हैं अगर HCl ये डिसोसिएट हो रहा तो H3O प्लस लिखेंगे प्लस Cl माइनस। तो यहाँ से होता है कि अगर हम स्टार्टिंग T इक्वल टू 0 क्या होगा, अगर हम ये मोल ले रहे हैं इसे, ठीक है, ये तो 0 होगा 0, लेकिन एट एनी टाइम T, ठीक है, तो क्या होगा उस टाइम पर क्या होगा, ये 100% डिसोसिएशन करती है होता है कि जो भी ये मोल है ये मोल कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गया होगा। तो फॉर्मेशन क्या होगा, ये मोल और ये भी ये मोल होगा। ये क्या हुआ, HCl जो तो लिए थे, तो अपना जो भी अगर HCl हम ये लिए हैं तो वो कम्प्लीटली डिसोसिएट होकर क्या बना होगा, ए मोल हाइड्रोनियम आयन का और सी मोल क्लोराइड में ए मोल क्लोराइड आयन का। यहाँ से समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। ये अगर हम बीकर लिए, ठीक है, यहाँ हम सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, अगर इसमें HCl हम डाल रहे हैं तो क्या होगा, एक समय आने के बाद ये क्या होगा, एक समय आने के बाद क्या होगा कि ये जो भी एट एनी टाइम टी क्या होगा, इस बीकर में हमें H प्लस Cl माइनस मिलेगा, और यहाँ क्या होगा, HCl ओवरऑल क्या होगा, 0 होगा। और जो भी इस बीकर में क्या होगा, कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस ये मोल होगा, और कंसनट्रेशन ऑफ क्लोराइड माइनस ये मोल होगा, ठीक है। तो ओवरऑल क्या होगा, यहाँ पर स्टार्टिंग में जो HCl लिए थे हम वो एक एनी टाइम स्टार्टिंग में हम HCl जो लिए थे ये क्या होगा, H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक डाउन हो गया होगा। अगर इसका हम अगर 10 मोल लेते हैं तो स्टार्टिंग में 0 होगा 0, लेकिन किसी टाइम T इक्वल टू T ये क्या होगा, ये 0 मोल हो गया होगा, और यहाँ क्या होगा, H प्लस से कॉन्सेंट्रेशन 10 मोल होगा, और इसका क्या होगा, इसका भी 10 मोल होगा। ये बाद में हम यही करते हैं, क्या करते हैं, pH निकालते हैं। तो pH क्या होता है, यहाँ यहीं से पता करते हैं। pH क्या कर सकते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये बाद में आगे हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सेम होगा आपको HI भी सेम ब्रेक डाउन होगा, H प्लस I माइनस में, सेम HBr H प्लस Br माइनस में ब्रोमाइड आयन में, और सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ एग्जांपल लेते हैं। तो क्या होगा, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, किसमें ब्रेक डाउन होगा, यहाँ 1 मोल से, ध्यान रखिएगा, यहाँ 1 मोल से 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, और क्या होगा, सल्फेट आयन्स। सेम HClO4 करेंगे, कैसे ब्रेक डाउन होगा, H प्लस ClO4 माइनस को। ये सभी क्या है, दे अबव all is the example of strong electrolyte। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता, जो भी एग्जांपल में आपको यहाँ बताया गया, जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे HClO4 HNO3 सल्फ्यूरिक एसिड HCl HBr HI, सभी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। अगर कहने का अर्थ हुआ कि अगर हम इसका जो भी स्टार्टिंग कंसंट्रेशन लेंगे वो किसी टाइम T के बाद वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा इनटू आयंस में, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अगर दूसरा बात यह हुआ, अगर स्ट्रॉन्ग बेसिस also act as strong electrolyte। क्या कहना, दूसरा कंसेप्ट क्या हुआ, अगर स्ट्रॉन्ग बेसिस भी हो तो सभी कैसे बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस में क्या क्या होता आप लोग पढ़ेंगे, NOH LiOH AlOH3 सीजियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। सेम वही जो आपको पहले बताएं, सेम वही चीज़ें होगी। NaOH कैसे ब्रेक डाउन होगा, Na प्लस
OH माइनस। तो आगे हम यही पढ़ेंगे, यहाँ से जो पैरामीटर डिफाइंड होता वो PaOH होता। क्या होता डिफाइंड? POH। और POH इक्वल टू क्या होगा? जो भी कंसनट्रेशन यहाँ होगा नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो बाकी हो गया। अब तीसरा क्या होगा? साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज also behave as strong electrolyte। यहाँ से हमें कहना चाहते हैं अगर कोई साल्ट हो, साल्ट कैसे फॉर्मेशन होता है? एसिड और बेस रिएक्शन से। अगर कोई भी साल्ट अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर मिला हुआ जो भी साल्ट का फॉर्मेशन होता है तो वो भी कैसे बिहेव करता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। पहले तो हम आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साल्ट कैसे बनता है वो हम आपको दिखाते हैं। आपको पहले एग्जाम्पल लिए थे HCl प्लस NOH। ठीक है, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ से बेसिक रिएक्शन हो सकता है, अगर आप नहीं जानते तो हम थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दें। H प्लस Cl माइनस में डिसोसिएट होगा, स्ट्रॉन्ग है, आपको पहले पढ़ा चुके हैं। N प्लस H माइनस में यहाँ से क्या हुआ? ये दोनों कंबाइन कर लेंगे और ये क्या हो? ये आपस में कंबाइन करेंगे और क्या बनाएंगे? यहाँ से NaCl प्लस H2O। और जो ये तो रिएक्शन वाटर में हो रहा है तो वाटर के साथ इन्वॉल्व हो जाएगा। तो क्या हुआ यहाँ से? एग्जाम्पल क्या है? NaCl साल्ट ऑफ, ये पहचानना होगा, बाकी आगे आपको साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग, ये लिखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का। ठीक है, आगे हम ऐसे ही कर सकते हैं। KCl हो गया, सीजियम क्लोराइड हो गया, सीजियम ब्रोमाइड हो गया, NaBr हो गया। ये सभी क्या है? सभी क्या है बताइए? ये सभी ऑल अबव इज द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट कैसा है? ये सभी क्या है? साल्ट ऑफ, ये सभी बेसिक चीज़ें हैं। साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको यहाँ लग रहा होगा डाउट क्या, तो ये बन रहा होगा KOH, जो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। KOH क्या? स्ट्रॉन्ग बेस है प्लस HCl। इसका फॉर्मेशन कैसे होगा? CHOH प्लस HCl। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा? रिएक्शन आप डिस्कस कर चुके हैं। HBr। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा? NOH प्लस HBr। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा क्या है टॉपिक हमें? वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। हमें बेसिक यहाँ, अब यहाँ से हम आपको बताना चाहते हैं कि जो भी स्ट्रॉन्ग अबव केस पर है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, उसका केस 30% मिलेंगे इस चैप्टर में, और इसे हम वो उसका 30% मिलेंगे और इसका कितना मिलेंगे? 20%। तो हमें मोस्ट क्वेश्चन वीक इलेक्ट्रोलाइट पे यहाँ पर आता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम अच्छे से समझेंगे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं क्या है। देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है? द इलेक्ट्रोलाइट which is partially dissociated या आयनाइज भी कर सकते हैं। पार्शियली आयनाइज इंटू आयंस। कहने का अर्थ हुआ कि अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट हो जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होकर क्या हो रहा, पार्शियली डिसोसिएट हो रहा, तो उससे क्या कहेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट करेंगे। जैसे आपको सब वीक इलेक्ट्रोलाइट के पहले एग्जांपल दे चुके हैं। CH3 COOH, ये क्या होगा? ये जब अगर इसको हम एक्वस मीडियम में डालेंगे, इसे एक्वस AQ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या होगा? डिसोसिएट होकर CH3 COO माइनस ऐसे टूटेगा
प्लस H प्लस, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ, अगर हम इसका अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो अगर इसका T इक्वल टू 0, मतलब T इक्वल टू 0 करते हो इनिशियल टाइम पर, अगर इसका हम ए मोल लेंगे तो ये क्या होगा सॉल्वेंट में स्टार्टिंग फेज में 0 होगा। अगर लेकिन जैसे जैसे T इक्वल टू मान के इक्विलिब्रियम टाइम हुआ, जो आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, रैंडमली कोई भी टाइम ले सकते हैं, लेकिन अगर इक्विलिब्रियम टाइम लेते हैं तो क्या होगा, इसका एक्स मोल डिसोसिएट हो रहा, इसका क्या फॉर्मेशन होगा एक्स मोल। तो यहाँ यूक्लियोटाइड के केस ये हुआ, अगर हम मान के चलिए इसका कंसनट्रेशन 5 मोलर 10 मोल 5 मोलर इसका ले रहे हैं 5 मोल, तो डिसोसिएट कितना हो रहा, ये काफ़ी यूक्लियोटाइड का केस ये होता है कि काफ़ी कम डिसोसिएट करता है। तो यूक्लियोटाइड के केस में अप्रॉक्स 0.1 मोल डिसोसिएट हो रहा, कंपेरिजन कर सकते हैं, ये 0.01 ही होता है, मतलब समझिए ऐसे कितना होता है। तो 5 फॉर्मेशन कितना होगा 0.01, इसका फॉर्मेशन कितना होगा 0.01। तो देख सकते हैं एक 5 मोल है और दूसरा रेशियो क्या 0.01 का, यानी कितना कम डिसोसिएट हो रहा है। तो सभी क्या है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल है। चलिए हम आगे देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ, आगे हम पढ़ेंगे एग्जांपल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। एग्जांपल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या है, तो हम आगे यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या है। और जैसे वहाँ पढ़े थे स्ट्रॉन्ग एसिड का, यहाँ जो भी वीक एसिड होगा वो सभी कैसे करेंगे, वीक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ एग्जांपल ले सकते हैं, क्या क्या ले सकते हैं, वीक एसिड में क्या क्या होगा, W से रिप्रेजेंट कर रहा है वीक एसिड को, तो इसमें एसिटिक एसिड ले सकते हैं, जो भी ऑर्गेनिक एसिड है, मोस्टली ऑर्गेनिक एसिड सभी वीक एसिड की तरह बिहेव करते हैं इन कंपेरिजन टू मिनरल एसिड, जैसे HCl, HBr, HI काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है। कभी लेबोरेटरी वगैरह में काम किए होंगे तो पता चला होगा कि HCl की बोतल खोलेंगे तो काफ़ी सेंसिटिव होता है, अगर स्किन वगैरह पर अगर थोड़ा भी गिर जाए तो स्किन को वहाँ बर्न कर सकता है। कि एसिटिक एसिड वगैरह क्या वो काफ़ी इन कंपेरिजन टू HCl वीक एसिड है। और अगर एबव एग्जांपल दिए हैं, देखकर डिसोसिएट हुआ क्या, कितना कम डिसोसिएशन हुआ, तो जितना भी ऑर्गेनिक एसिड है मोस्टली सभी नहीं है ऑर्गेनिक एसिड, काफ़ी टाइनाइट्रोफेनॉल काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, काफ़ी CF3C ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड कैटेगराइज आ जाता है। तो हम यहाँ एग्जांपल जो भी दे रहे हैं CH3 एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, HCN हो गया, ये सभी क्या होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैटेगराइजेशन में आएगा, क्या होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं आगे। तो ये क्या होगा, ये समझ सकते हैं, वो आप एबव एग्जांपल दिए थे, यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर इसका स्टार्टिंग कंसंट्रेशन ए मोल लिया गया x होगा तो क्या होगा x, अगर एग्जांपल के थ्रू हम समझना चाहें तो x एक्चुअली है क्या, 5 मोल स्टार्टिंग लिए, डिसोसिएट कितना हुआ 0.001, और ये कितना बनेगा 0.01। देख रहे हैं इसको कितना ऑलमोस्ट लिख सकते हैं 5 मोल ही लिख सकते हैं, इसका इतना कम डिसोसिएशन है। तो आगे हम आगे पढ़ते हैं आगे। ऐसे वीक बेस भी क्या करेगा, वीक बेस also acts as weak electrolyte। ठीक है, यहाँ से क्या हो सकता है वीक बेस में, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पिरिडीन भी, ये सभी एक्सेट्रा और सारा एग्जांपल है। और यहाँ से क्या ले सकते हैं, साल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट कैटेगरी में डाल सकते हैं। थोड़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आगे हम पढ़ेंगे क्या होगा। तो क्या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसे वाइस वर्सा का अर्थ ये हुआ कि ऐसा भी हो सकता है कि वीक बेस हो और स्ट्रॉन्ग एसिड हो, ये सभी क्या होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट कैटेगराइजेशन में आएगा। एग्जांपल ले सकते हैं CH3 COONA, ये क्या है, मिल्क इसे कैसे बना होगा CH3 COOH प्लस NOH, ये कैसे मिलकर बना होगा, ये क्या है, ये तो वीक एसिड है, ये क्या है वीक एसिड है, और ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है। तो वो यहाँ तो मेरा कंप्लीट हुआ।
व्हाट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या है। तो हम आगे बढ़ते हैं अब कि आगे एक टर्म है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एक्चुअली हम यहाँ पढ़ेंगे कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। ये द इलेक्ट्रोलाइट that do not dissociate into ions in aqueous medium is known as non-electrolyte। देखिए ये क्या हुआ, यहाँ ये कहना चाह रहा है कि कोई इलेक्ट्रोलाइट जो एक्वस मीडियम में डालने के बाद क्या हो रहा था, या तो स्ट्रांगली डिसोशिएट कर रहा था या पार्शियली डिसोशिएट कर रहा था। लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट केस ऐसा होता है जिसको एक्वस मीडियम में डालने के बाद क्या होता है, वो नाइदर पार्शियली डिसोशिएट करता है ना कंप्लीटली डिसोशिएट करता है। अगर हम ए मोल डालेंगे तो सॉल्यूशन फेज में भी ए मोल में ही रहेगा। तो उसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप नॉर्मल ट्रू सॉल्यूशन बनाए होंगे कभी, अगर आप चीनी को क्या कहते हैं, शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन बनाए होंगे, क्या होता है, अगर वाटर है इसमें, ठीक है, वाटर है इसमें, ऊपर से आप शुगर डाल रहे हैं, क्या होगा, तो होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा। तो ये जो शुगर होता है, ये शुगर C12H22O11 ये ऐसे ही रहता है। अगर इसका हम ए मोल डाल रहे हैं तो सॉल्यूशन फेज में भी ए मोल में ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, C12H20O11 ऐसे ही रहेगा। कहने का अर्थ हुआ कि जितना स्टार्टिंग कंडीशन में लिए तो सॉल्यूशन में उतना ही रहेगा। अगर 5 मोलर ले रहे हैं तो सॉल्यूशन में 5 मोलर ही रहेगा। इसी एग्जांपल क्या होगा, वो कहने का अर्थ हुआ शुगर मतलब वाटर में डालने के बाद भी वो डिसोशिएट नहीं कर रहा है, ठीक है। और शुगर एग्जांपल हो सकता है, और यहाँ क्या एग्जांपल लेंगे, शुगर ले सकते हैं, यूरिया हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सेट्रा। तो यहाँ से आपको टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये सभी चीज़ों को हम समझ चुके हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के कहने का अर्थ हुआ कि इसका एक्चुअली डेली यूज क्या है, बायोलॉजिकल यूज क्या है, और बाकी अदर पार्ट ऑफ लाइफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, इस सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ हम सब बस ये चीज़ें जो भी हो रहा है ये थ्योरेटिकल पर्सन है। आगे जैसे जैसे इन चैप्टर बढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा चैप्टर है ये। जितना बेसिक अगर क्लियर होगा इस चैप्टर को उतना ही अच्छा आपको पढ़ने में लगेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ से हम ये लेते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ से एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में क्या कर सकते हैं कि आज का जैसे बैटरीज में कैसे यूज होता है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टीज होता है, क्या होता है, डिसोसिएशन इनटू आयंस। और बैटरी जान ही रहे हैं कैसे बना होता है, आगे आप लोग और देखे ही होंगे, 2 पार्ट्स होता है, एक कैथोड होता है, एक क्या होता है, कैथोड होता है, और एक क्या होता है, एनोड होता है। तो जो यहाँ इलेक्ट्रोलाइट होता है ये बैटरी में डाला हुआ, ये क्या करता है इलेक्ट्रोलाइट, ये चार्ज कंडक्टिंग की तरह बिहेव करता है। कैसे क्या करता है, चार्ज कंडक्टिंग के काम करता है। इससे क्या होता है, जो भी है आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड है, चार्ज कंडक्टिंग नेचर का होता है। तो बैटरीज के जान चुके हैं। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ क्या है, बस नॉर्मल से डिफिनीशन है कि क्या क्या इसका एप्लीकेशन है। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में क्या, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में ये है कि जैसे हमारा बॉडी में ये कभी टेस्ट कराए होंगे तो वहाँ देखेंगे पता चला होगा, सोडियम प्लस का टेस्ट होता है, पोटासियम का होता है, कोलाइड आयंस होता है। ये क्या होता है, बॉडी में ऐसे होता है। तो इसका काम होता है हमारा नर्व फंक्शन को एक्टिवेट करके रखता है, नर्व फंक्शन को एक्टिवेट करके रखता है। आपको जैसे आप लोग देखे भी होंगे, कभी आपको लूज मोशन हुआ होगा तो वहाँ ORS को घोल दिया जाता है। क्या दिया जाता है आपको, ORS का घोल। तो ORS का घोल क्या होता है, ओरल
रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ये क्या होता है एक्चुअली, इसमें हमें इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या होता है? सोडियम प्लस होता है। सचिन भाई, ये देखिएगा बैक हो गया थोड़ा। अपने आप बैक हुआ है। हाँ 56 मिनट का रहने दीजिए, हो गया चल रहा है, हो गया हाँ, खत्म। नहीं 56 मिनट काफ़ी है। तुम पहुंच गए अपने स्टेशन पे? हाँ मतलब काफ़ी, हाँ काफ़ी है मतलब। 56 का, अच्छा ठीक है। नहीं रुकिए 5 मिनट और रिकॉर्ड कर सकते हैं थोड़ा सा। पूरा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा कट करना होगा यहाँ से, ठीक है। नहीं आगे था, और आगे था और आगे पढ़ाए थे शायद, बैक हो गया है क्या? बस यही था। नहीं नहीं आगे भी है, आगे वाला बैक हो गया है क्या? यही है जो है, यही है। नहीं तो कुछ बचा ही नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ पढ़ाए थे। तो वो शायद अपने आप डिलीट हो गया है, अपने आप वो हट गया है। हाँ, रहने अच्छा। दो उतना ही। ये तो 56-57 मिनट में